हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग फंक्शंस एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। चैप्टर बहुत वन शॉट करने का ट्राई करेंगे। वो करेंगे ही वन शॉट। और आज चैप्टर की सबसे पहले जो भी है डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन जो है, अकाउंटिंग इज़ अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द बिजनेस। अकाउंटेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। वही आप रिकॉर्ड करते हो चीज़ों को, आगे रिपोर्ट करते हो, फिर उसको एनालाइज करते हो। उस जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस की, अकाउंटेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग पर्पसेस की। आप पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, P&L बैलेंस शीट वगैरह, फिर अकाउंटेंट्स आपको बताते हैं कि क्या डिसीजन ले सकते हो आप इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रेगुलेशंस कवरिंग अकाउंटिंग फंक्शन। क्या क्या रेगुलेशंस हैं जो अकाउंटिंग फंक्शन को कवर करती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्या क्या हैं। कंपनीज हाउस की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है एग्जांपल सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इंस्पेक्शन। वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होती है कंपनीज हाउस की है, ये सब बाहर के आप ये पढ़ोगे नॉर्मल एग्जांपल्स के लिए ही हैं। टैक्स अथॉरिटीज़ है, HMRC, वैट पे, ये सब आपको करनी होती है। फाइनेंशियल सर्विस, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब आपको रेगुलेशंस हैं, करनी है। ये सब आप लोग प्लेन रीड कर सकते हो, इसमें कोई खास चीज़ है नहीं। देयर फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मस्ट कंटेन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ ऑल मनी रिसीव्ड एंड स्पेंट, वही इनकम स्टेटमेंट मान लीजिए आप। रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, और स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द ईयर, वही एक स्टॉक स्टेटमेंट बना सकते हो। स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल गुड्स सोल्ड एंड परचेज, ये सब आप ट्रायल बैलेंस, ये सब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गया, और लेजर्स वगैरह जो भी सारे बनाते हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए अकाउंटिंग के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या इंक्लूड करते हैं, वही फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लोज भी आता है भाई। रिकॉग्नाइज गेंस एंड लॉस, जो भी गेंस होते हैं, लॉसेज होते हैं, और इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स, ये सब भी आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही। इसके बाद बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो हैं वो यूज़र कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन देखना पसंद करेगा। भाई मेरी कंपनी की P&L है, कौन कौन देखना चाहेगा। एक तो मैनेजर, जो कंपनी के मैनेजर्स हैं वो देखना चाहते हैं। शेयर होल्डर्स, ऑडिट फर्म, जनरल पब्लिक, किसी को इन्वेस्ट करना है पब्लिक को तो मेरी भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी। मैनेजर भी देखेगा, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, देखो तो उसे काम कैसा चल रहा है। शेयर होल्डर्स, इन्वेस्ट कर रखे हैं यार इन्होंने पैसे, ये भी देखेंगे। फाइनेंशियल ऑडिट फर्म ऑडिटिंग वगैरह करने आते हैं कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि कुछ इन्होंने गलती वगैरह तो नहीं कर रखी, या फिर ज़्यादा रिवेन्यू या एक्सपेंस तो नहीं दिखा रखा है। ये सब ऑडिट फर्म देखते हैं, तो उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी है। भाई गवर्नमेंट हर जगह पहुँच जाएगी, जहाँ जहाँ पैसा कमाओगे गवर्नमेंट को दिक्कत आने वाली है, वो आपसे आके टैक्स लेंगी, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को भी चाहिए। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2006 जो है वो सेट्स आउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव टू गिव ट्रू एंड फेयर रिव्यू, यानी कि आपको एकदम सच्चाई दिखानी है और फेयर व्यू दिखाना है। ये नहीं कि आपने आज 1 करोड़ का दिखा दिया अपना प्रॉफिट, और आपका प्रॉफिट जो है वो 50 लाख रुपए का भी नहीं है। ठीक है, वही सब आता है, आपको ट्रू और फेयर व्यू देना है। प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, IFRS, IAS, ये सब जो भी चीज़ें हैं ना, पूरे प्रॉपरली फॉलो करी जानी चाहिए। मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो सफिशिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी की होनी चाहिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस है, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सब प्रॉपर दिखाना चाहिए, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेल्स की वैल्यू अलग दिखा दी है, किसी भी चीज़ की वैल्यू अलग दिखा दी। ठीक है, प्रॉपर होनी चाहिए, क्वांटिटी भी बढ़िया होनी चाहिए, क्वालिटी भी बढ़िया होनी चाहिए। फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिस यानी कि GAAP, आपको बस ये देखना है कि ये फॉलो करना चाहिए। बाकी GAAP आपके ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, बस इसको फॉलो करते रहना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं, जो सभी द्वारा फॉलो की जाती है ना, वो आपको फॉलो करनी है। कॉन्जिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि अगर आप लोगों ने ये सब चीज़ें नहीं करी तो उसके क्या क्या फेलियर के कॉन्जिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्राइम, पहली बात तो क्रिमिनल ऑफेंस है एंड मे लीड टू प्रोसिक्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स को भैया प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, थोड़ा कोर्ट वोर्ट में भी मामला जा सकता है। कंपनी में भी फाइंड बाय टैक्स अथॉरिटीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, टैक्स के द्वारा आपको जो है फाइन दिया जा सकता है। क्वालिफाइड ऑडिटिंग रिपोर्ट डैमेजेस रेपुटेशन, मेक्स इट हार्ड टू बोरो मनी। अब आपको ऑडिटिंग वगैरह में देखा कि भैया बहुत ज़्यादा आपकी ख़राब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपने मतलब गलत चीज़ें दिखा रखी हैं, जो आपने इतना रेवेन्यू तो कमाया भी नहीं जितना आप दिखा रखे हो, मतलब गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये इम्पैक्ट करेगी आपकी कंपनी को, फिर आगे जाके आपको कोई लोन या फिर मनी बोरो करनी होगी, तो उसमें आपकी रेपुटेशन ख़राब है, तो आपको बाहर वाले लोग पैसा देना पसंद नहीं करेंगे। कहेंगे भाई कैसी सी कंपनी है, गलत स्टेटमेंट बनाती है, तो हम इसको पैसा क्यों भी दें।
पुअर रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड सप्लायर ड्यू टू, अब जिससे सामान खरीदते हैं उससे भी रिलेशनशिप ख़राब होंगे, ऊपर से कस्टमर भी कहेंगे ये तो इतनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत दिखाती है, सब कुछ धोखाधड़ी करती है, तो हम इनसे क्यों ही काम करवाएं, ठीक है। उसके बाद बॉडीज़ गवर्निंग द अकाउंटिंग फंक्शन को कौन कौन सी बॉडीज़ गवर्न करती हैं, IASB, या आप लोगों ने बाकी FA वगैरह में पढ़ा हुआ तो उसमें भी ये सब था। IASB, IFRS, इंटरप्रिटेशन कमेटी और एडवाइजरी काउंसिल, ये जो होती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जो होती हैं डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल एंड इन्फोर्सेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये डेवलप करती हैं कि सिंगल मतलब जो भी एक स्टैंडर्ड बना दिए सारे लोग इसी को फॉलो करें। इसके बाद इंटरप्रिटेशन कंपनी जो है वो रिव्यू करती है वाइड स्प्रेड अकाउंटिंग इश्यूज़, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कंपनी इंटरप्रेट करती है, रिव्यू करती है कि ये जो भी मेरे इश्यूज़ हैं मैं इसको रिजॉल्व कैसे करूँ। एडवाइजरी काउंसिल जो है वो कंसल्ट्स यूजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड ऑफर एडवाइस, ये एडवाइस प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये नॉर्मल सी बातें हैं। आगे बात कर लेते हैं अकाउंटिंग प्रोफेशन, ये वही आपके आगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है इसके अंदर बुक्स को मेंटेन किया जाता है, फाइनेंशियल और मेन रिकॉर्ड से रिलेटेड होता है, प्रिपरेटरी वर्क फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है मैनेजमेंट को। ये सब नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है जो कि आप F3 में पढ़ोगे, यानी कि FA के अंदर। और इसके बाद बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो ये बजट्स वगैरह बनाते हैं, बजटरी कंट्रोल करते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हैं। ये जो होती है एक्सटर्नल होती है कि बाहर के लोगों को इनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा चाहिए होती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो इंटरनल रहती है ज़्यादातर, ठीक है, मतलब चाहिए तो इसको भी एक्सटर्नल होती है, लेकिन ज़्यादातर जो होती है वो इंटरनल काम करती है। इसके बाद बात करते हैं ट्रेजरी, ये सारे कैश से रिलेटेड होते हैं, कैश मैनेजमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इन्वेस्टमेंट और बोरिंग, मतलब ये भी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होता है ट्रेजरी काम करता है। इसके बाद ऑडिटिंग की बात कर लें तो ये इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल जो भी कंट्रोल्स होते हैं कंपनी के उसको इवैल्यूएट करती है, उसकी स्ट्रेंथ्स को रिकमेंड करती है, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, और रिव्यू करती है फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो भी ये लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो ऑडिटिंग वाली जो कमेटी होती है, जो भी टीम होती है, वो रिव्यू करती है उसको। इसके बाद बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं। देखो अलग अलग साइकिल्स आती है, परचेज साइकिल, सेल्स साइकिल वगैरह, तो सबसे पहले परचेज साइकिल की बात करते हैं। परचेज साइकिल में सबसे पहले रिक्विजिशन, डिसाइडिंग व्हाट गुड्स, क्या क्या गुड्स चाहिए। परचेज साइकिल में सबसे पहले आप सोचो कि आपको कुछ क्या क्या गुड्स चाहिए, नीड जो आपको ऑर्डर करनी है। ऑथोराइज पर्सन टू प्लेस द रिक्वेस्ट विद, जो भी आपको ऑर्डर प्लेस करना है वो ऑथोराइज पर्सन को उसको अथॉरिटी मिली रहती है, वो आपके गुड्स को जो है मंगा देगा। ऑर्डर कैसे करना है, ऑब्टेनिंग कोटेशन फ्रॉम सप्लायर से जो है कोटेशन को सबसे पहले ऑब्टेन किया करना जाता है। उसके बाद नेगोशिएटिंग बेनिफिशियल पेमेंट टर्म्स, वही कि जितने ज़्यादा बल्क में लेते हो तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह का भी इसके अंदर आ जाता है। गुड्स रिसीव्ड, इसके गुड्स रिसीव्ड में क्या आएगा, इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वालिटी और क्वांटिटी जो भी गुड्स, अब मान लीजिए आपने पहले ऑर्डर कर दिया, ठीक है, जो आपके पास ऑर्डर आए उसको आप देखोगे कि क्या क्या क्वालिटी अच्छी है ना भाई, गुड्स की जो मंगाए थे वही दिए हैं, जितनी क्वांटिटी में मंगाए थे 500 यूनिट्स मंगाए थे तो 500 यूनिट्स आए हैं नहीं। इसके बाद हम इनवॉइस रिसीव करते हैं, यानी कि चेकिंग द इनवॉइस फॉर करेक्टनेस, यानी कि जो आपको बिल वगैरह दे देते हैं लास्ट में, तो उसको चेक करना होता है कि सही क्वांटिटी क्वालिटी के हिसाब से सही अमाउंट हम पे कर रहे हैं या फिर नहीं। इसके बाद जो है इनवॉइस को रिकॉर्ड कर देते हैं, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड वगैरह बनाए जाते हैं कि भाई हाँ हमने बिल पेमेंट कर दिया, पैसे गए हमारी जेब से। इसके बाद पेमेंट मेड यूजुअली बाय चेक और BACS, ये भी एक पेमेंट का ऑप्शन होता है, तो आप मान लो चेक या फिर आपने कैश वगैरह दे दिया, ठीक है, यूजुअली चेक ही चलता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में। इसके बाद बात कर लेते हैं सेल साइकिल के बारे में, तो यहाँ से वे पहले ऑर्डर रिसीव कैसे हो गए, तो फ़ोन से या फिर फैक्स से या फिर ईमेल, फैक्स तो अब बहुत पुराने ही हो गए वैसे, तो फ़ोन करेगा कोई आपको आदमी कि आपके बिज़नेस से हमें सामान ख़रीदना है, या फिर कोई ईमेल कर देगा। फिर आपको क्या करना है, नीड टू कंफर्म दैट पर्सन हैज़ अथॉरिटी ऑर्डर ऑन कस्टमर बिहाफ, कस्टमर के बिहाफ से अथॉरिटी होनी ज़रूरी है कि कंफर्म करना है कि ये बंदा मंगा रहा है तो हाँ भाई इसके पास अथॉरिटी है इस चीज़ की। फिर आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है, कस्टमर को वेरीफाई करना है उसका क्रेडिट स्टेटस की, ये ऐसे ही आदमी तो नहीं है भाई कि हर जगह से ऑर्डर कर देता है फिर घर जाओ, तो इसका मतलब एड्रेस ही ख़राब है या फिर ये पेमेंट वगैरह नहीं करता है, मतलब ख़राब क्रेडिट कस्टमर है, तो इसको नहीं करना। उसके बाद देखो चेक वेदर गुड्स आर इन स्टॉक, जो भी बंदे ने सामान मंगाया वो देख लो पहले आपके स्टॉक में पड़ा है, ये नहीं हो कि वो बंदा सामान मंगा रहा है लेकिन आपके स्टॉक में वो सामान ही नहीं है। फिर आपको गुड डिस्पैच करने, यानी कि ऑब्टेन कन्फर्मेशन ऑफ गुड डिलीवरी, कन्फर्मेशन आपको ऑब्टेन करनी है जो भी बंदे ने सामान मंगाया उसकी। और इसके बाद इनवॉइसिंग करनी है, प्रोवाइडिंग डिटेल ब्रेक डाउन ऑफ आइटम्स एंड प्राइसेस, जितने भी मान लीजिए ये कस्टमर है तो इसने जितने भी सामान मंगाए हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बनानी है, इन्वॉइस बनाना है उसका पूरा बिल वगैरह टाइप।
फिर उसके बाद रिकॉर्ड कर देना है, मेकिंग श्योर रिकॉर्ड्स आर करेक्ट एंड कंप्लीट, जितने भी अमाउंट का वगैरह बनाया होगा आपको उसको रिकॉर्ड कर देना है। पेमेंट रिसीव जब होगी तो क्रेडिट कंट्रोल विल ओवरसी टाइमली रिसीव, वही आपने क्रेडिट में बेचा है, ईएमआई पे दिया है, जैसे भी है वो सब क्रेडिट कंट्रोल टीम जो है वो ओवरसी करेगी, ठीक है। ये आ गया सेल्स साइकिल का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेजेस साइकिल। वेजेस साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले आर रिकॉर्ड यानी कि रिसीव्ड ऑन पेपर, टाइम शीट्स और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आप लोग को देखोगे ना तो एक ऑफिस में जाके थंब वगैरह लगाओ तो पता चल जाता है इन और आउट टाइम की, कब बंदा जो एंटर किया और कब बाहर जा रहा है, उसके बेसिस पे कर देते हैं, कोई आर बेसिस पे करते हैं, या फिर एक टाइम शीट्स होती हैं कि आने का टाइम और जाने का टाइम जहाँ पे लिखा रहता है। ओवर टाइम कैसे पे किया जाएगा, नीड्स टू बी ऑथोराइज्ड बाय द मैनेजर, मैनेजर के द्वारा ही ऑथोराइज़ किया जाता है कि मान लो एक 8 घंटे यूजुअल टाइम है, उसके बाद 1 घंटा या 2 घंटा और काम कर दिया तो मैनेजर जब तक उसको ऑथोराइज़ नहीं करेगा तब तक ओवर टाइम नहीं मिलेगा। और पे रेट कैसे डिसाइड किया जाएगा, कुल भी आर्ली और टू बी कन्फर्म विद एचआर जैसा भी कहेगा वही, आप 8 घंटे काम करो 8 घंटे के हिसाब से मिलेगा, या फिर एचआर जैसा भी आपको कह दे। कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, ग्रॉस पे में ऑल्सो इंक्लूड एक्सपेंसेस एंड बेनिफिट्स इन काइंड, वही कैलकुलेशन में आपको ये सब एक्सपेंस इंक्लूड किए जाएंगे या फिर बेनिफिट्स इन काइंड जो भी आपको मिल सकता है, ठीक है। डिडक्शंस क्या क्या हो सकती हैं, स्टैट्यूटरी वंस टैक्स वगैरह की थोड़ी बहुत आपको डिडक्शंस मिलती हैं, स्टूडेंट लोन, प्रीवियस ओवर पेमेंट, ये सब चीज़ों की आपको डिडक्शंस भी मिल जाती हैं। नेट पे आपको कितना होता है, जो भी आपका नेट पे होगा टू बी ट्रांसफर टू एम्प्लॉयज़ बैंक अकाउंट और गिवन इन कैश। अब आप मान लो एक कंपनी हो, इस बंदे को बेसिस पे काम करा रहे हो, इसको नेट पे कितनी दोगे, वो आपके जो भी जिसको भेजनी होगी उसके अकाउंट में दे ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर कैश में दे दो। इसके बाद बात करते हैं कैश सिस्टम की। तो कैश सिस्टम में सबसे पहले रिसीप्ट कैसे बुक करेंगे, चेक्स हैव टू बी पेड इन टू द बैंक विद इन एन अप्रोप्रिएट टाइम, जो भी चेक आपको पे करने हैं वो बैंक के अंदर आपको अप्रोप्रिएट टाइम के अंदर जमा कराने होते हैं। BACS ट्रांसफर्स टू बी एलोकेटेड टू कस्टमर अकाउंट, ये BACS जो है बाहर की कंपनी का है, तो आप इसको नहीं भी ज़्यादा समझोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़्यादा आता नहीं है। पेमेंट वही टू सप्लाई बाय और चेक, अब चेक से ज़्यादा समझ लो कि चेक से आप सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे हो, स्टाफ को कर रहे हो तो सैलरी वगैरह दे रहे हो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को टैक्स वगैरह दे रहे हो, ये सब पेमेंट आ गई कैश के अंदर। पेटी कैश होता है छोटे मोटे खर्चे, आपने आपके ऑफिस में कोई आया था उसको चाय वाय पिला दी, ब्रेड पकौड़े खिला दिए, समोसे खिला दिए, ये सब पेटी कैश है, ठीक है। छोटे मोटे खर्चे जो ज़्यादा अमाउंट के नहीं होते, नेसेसरी फॉर स्मॉल परचेज जैसे कि स्टैम्प्स, वही सब बिजनेस के टर्म में देखे दो। एवरी इशू हैज़ टू बी अकम्पनीड बाय रिसीप्ट और शुड बी रिकॉन्साइल्ड ऑन रेगुलर बेसिस, लगातार रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेंट्री सिस्टम की। ये जो होता है कॉम्बिनेशन होता है परचेज और सेल साइकिल का, आपने पढ़ा ही है अभी ऊपर, विद द एडिशन ऑफ वेयर हाउसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो परचेज साइकिल प्लस सेल साइकिल प्लस यहाँ पे एक वेयर हाउसिंग की भी आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी परचेज करोगे सेल करोगे साथ में वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको ऐड कर दोगे तो आपका इन्वेंट्री सिस्टम बन जाना है। इसके अंदर गुड्स एंड स्टोर इंक्लूड रॉ मटेरियल, जो भी कच्चा माल होता है जितना बन रहा होता है और जो पूरा प्रोडक्ट आपका फिनिश हो चुका होता है, ये सब आ जाएगा इन्वेंट्री के अंदर। इसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन अकाउंटिंग और अदर बिजनेस फंक्शन। अकाउंटिंग और अदर बिजनेस फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, मान लो ये अकाउंटिंग फंक्शन है और बाकी अदर फंक्शन जैसे मार्केटिंग फंक्शन वगैरह हो जाते हैं, तो इनके साथ कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं अकाउंटिंग फंक्शन वाले। To achieve effective performance, the organization must align the activities in various function. Accounting being a central function, accounting central function है तो वाइटल रोल प्ले करता है भाई, कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स में पढ़ते हैं आगे कैसे कैसे करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अकाउंटिंग फंक्शन जो है वो बाकी सारे डिपार्टमेंट के साथ कैसे कैसे कोऑर्डिनेट करता है। परचेजिंग डिपार्टमेंट के साथ देखा जाए तो भाई क्रेडिट टर्म को इस्टेब्लिश करता है। अब आपकी गुड्स परचेज वगैरह कर रहे हो क्रेडिट टर्म्स पे, तो उसकी क्रेडिट टर्म देखता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मॉनिटर करता है पेमेंट्स को कि जितनी आपने पेमेंट कर दी है कितनी बाकी करनी है, और इन्वेंट्री और कॉस्ट कंट्रोल को भी देखता है, ठीक है। प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो कॉस्ट मेजरमेंट और ओवरहेड एलोकेशन, कितनी इन्वेंट्री खरीदी है तो उसकी कॉस्ट क्या क्या आई है, जो भी ओवरहेड्स वगैरह लगे हैं जो अलग अलग एरियाज़ पे लगे हैं वो सब कॉस्ट एलोकेट करता है। बजटिंग एग्जांपल यूनिट्स या फिर क्वांटिटी बजटिंग में भी देखता है भाई कि बजटिंग में आगे आपको फोरकास्ट भी करना होता है यार कि इस साल में आपके 2024 में इतने आपने प्रोडक्शन करी है तो 25 में कितनी करनी है, ये सब में भी अकाउंटिंग फंक्शन बहुत ज़्यादा रोल जो है निभाता है। अचीविंग एफिशिएंसी और इकोनॉमी और एफिशिएंसी में अचीव करने में मदद करता है। एचआर में देखा जाए तो रिक्रूटमेंट यानी कि बंदों को कैसे रिक्रूट करना है, नए नए स्टाफ्स को लाना है, और ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर कितना जाता है। अकाउंट फंक्शन में देखो कहीं ना कहीं फाइनेंस आ ही जाता है, ठीक है। उसके बाद सैलरी पेमेंट, एस्टिमेटिंग, PAYE लाइबिलिटीज़, रिवॉर्ड प्लान, जो भी आपको मतलब एचआर के अंदर अकाउंटिंग फंक्शन ये दोनों अगर कंबाइन कर दिए जाएँ तो मेन बेसिक पे एम्प्लॉय से रिलेटेड वगैरह आ जाता है कि क्या क्या करते हो। इसके बाद अगर आईटी से मिल जाएगा तो
सिस्टम्स डिज़ाइंस और डेवलपमेंट जो है उसके बारे में देखा जाएगा। इम्प्रूविंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके एक्सेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और इनकॉर्पोरेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी इनटू ऑपरेशन, नई नई टेक्नोलॉजी कैसी लाई जाए, ये सब अकाउंटिंग फंक्शन और आईटी मिलके करेंगे। इसके बाद कस्टमर सर्विसेज के साथ क्या क्या कर सकता है भाई, प्राइसिंग एडिशनल सर्विसेज, जैसे कि मेंटेनेंस की एडिशनल सर्विस है उसको प्राइस कर सकता है। असेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फेलियर, जितने भी प्रोडक्ट जो हैं वो फेलियर पे आ जाते हैं उसके कॉस्ट को जो है वो असेस कर सकता है। क्वालिटेटिव फीडबैक दे सकता है जो भी ऑपरेशन से। मार्केटिंग फंक्शन के साथ जुड़ेगा तो बजट्स को, एडवर्टाइजिंग बजट्स, प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या क्या होनी चाहिए, एस्टिमेटिंग मार्केट शेयर्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं अकाउंटिंग फंक्शन और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ अगर मिलते हैं तो क्या होता है। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी बहुत जो भी आगे वीडियोज़ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।